हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी एंड डक्टिलिटी। तो इन सभी को वन बाय वन करके आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग अभी तक स्ट्रेस और स्ट्रेन को क्लियर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक दोनों है ना, स्ट्रेस और स्ट्रेन, इसका हिंदी होता है स्ट्रेस का प्रतिबल और स्ट्रेन का हिंदी होता है विकृति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मटेरियल ऑफ साइंस में या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड जो होता है, इन दोनों ही बुक्स में इस जो टॉपिक है स्ट्रेस और स्ट्रेन, इसका बहुत ही बड़ा रोल है। तो आप लोग यदि अभी तक इसे क्लियर नहीं कर पाए हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाला है। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेस के बारे में, प्रतिबल क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आप लोगों को जनरल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद जो थियोरेटिकल लैंग्वेज है उसको आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले यदि हम प्रतिबल की बात करें तो एग्जाम्पल के रूप में आपको दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई कंपोनेंट ले लेते हैं या कोई बॉडी जिसकी लेंथ जो मान लीजिए स्मॉल एल और इसकी जो चौड़ाई है वह स्मॉल बी है। अब क्या करते हैं, इस बॉडी पे कोई कंप्रेशन फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कंप्रेशन फोर्स, बोले तो दबाते हैं दोनों साइड से। इसे क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं, दोनों साइड से दबाव बल लगाते हैं। जिससे क्या होगा, यदि यह कंपोनेंट रबड़ की होगी या स्प्रिंग मान लीजिए होगी तो क्या होगी, वह दबेगी। तो जब आप उस बॉडी पर लोड लगा रहे हैं तो बॉडी क्या हो रही है, सिकुड़ रही है या कंप्रेस हो रही है। तो आप जो फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स को मान लीजिए या कैपिटल एफ है, ठीक, या कैपिटल पी, जो भी आप मान सकते हैं। कैपिटल एफ या कैपिटल पी का लोड लगा करके इस बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। तो एक कंप्रेस तो हो रही है, लेकिन आप देखेंगे कि जब आप लोड लगा रहे हैं तो उस बॉडी के अंदर भी कुछ फोर्स काम कर रहा है। जो फोर्स आप लगा रहे हैं उसके अपोजिट साइड में, उसके विरुद्ध में, उससे क्या हो रही है, उस बॉडी को कंप्रेस होने से रोक रही है वो फोर्स। वही जो इंटरनल फोर्स है उसी को क्या बोला जाता है, प्रतिबल बोला जाता है या स्ट्रेस बोला जाता है। एक बार और आपको समझाएंगे। जैसे मान लीजिए आप कोई बॉडी लिए, उस बॉडी का लेंथ स्मॉल एल और उसकी चौड़ाई स्मॉल बी है। अब इस बॉडी पर क्या कर रहे हैं, आप कैपिटल एफ फोर्स लगा रहे हैं, जिससे वो बॉडी जो है वो कंप्रेस तो हो रही है, लेकिन वो बॉडी क्या कर रही है, जिस फोर्स से आप उस बॉडी को कंप्रेस कर रहे हैं उसे क्या कर रही है, अपोज कर रही है, उसका विरोध कर रही है, यानी कंप्रेस होने का विरोध कर रही है। जैसे ही आप उस पे से लोड हटाएंगे वह बॉडी पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में आने की भरपूर कोशिश करती है। तो जिस बल के कारण अपनी पूर्वावस्था में आने की कोशिश करती है, उसी इंटरनल फोर्स को, उसी आंतरिक बल को क्या कहता है, प्रतिबल बोला जाता है या स्ट्रेस बोला जाता है। अब देखिए, जो प्रतिबल है वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। वह आपके लोड के ऊपर डिपेंड करेगा, आप कैसा लोड लगा रहे हैं किसी भी बॉडी या किसी भी कंपोनेंट में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, 3 कंपोनेंट लिया। कैपिटल ए, इस कंपोनेंट का नाम दे दिया, दूसरे कंपोनेंट का नाम कैपिटल बी और तीसरे कंपोनेंट का नाम कैपिटल सी दे दिया। जो पहला हमारा बॉडी है, इस बॉडी पर क्या लगा रहे हैं, कंप्रेसिबल फोर्स लगा रहे हैं, या इसे हम बोले तो कंप्रेस कर रहे हैं। सेकेंड वाला जो बॉडी है इस पे क्या कर रहे हैं, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, या इसे क्या कर रहे हैं, तान रहे हैं या खींच रहे हैं बाहर के साइड में। और तीसरा जो हमने कंपोनेंट लिया इस पे क्या कर रहे हैं, शियर फोर्स लगा रहे हैं या कर्तन बल लगा रहे हैं। तो अलग अलग बॉडी पर अलग अलग टाइप के फोर्स लगा रहे हैं, तो अलग अलग टाइप के स्ट्रेस भी उत्पन्न होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आप लोगों को अभी एक जनरली एग्जाम्पल देकर के बताया था, वही एग्जाम्पल यहाँ पर भी है कि इस बॉडी को जब कंप्रेस किया जाएगा तो इसके अंदर कोई न कोई फोर्स कार्य करेगा, जो आप लोड लगा रहे हैं उसका विरोध करेगा। उसी को क्या बोला था, इंटरनल फोर्स या स्ट्रेस बोला जाता है। तो इस वाले में क्या होगा, कंप्रेस स्ट्रेस होगा, यानी कंप्रेसिबल स्ट्रेस होगा। सेकेंड वाले में टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगा, जब आप इसको खींचेंगे, स्प्रिंग ही ले लीजिए, आप उसको खींचते हैं या स्प्रिंग किसी भी पोजीशन पर फिक्स कर दें, उसके बाद कुछ उसमें लटकाते हैं तो क्या होता है, वह स्प्रिंग थोड़ा सा तनता है या थोड़ा सा लटकता है।
और जैसे ही उस लोड को हटाते हैं तो स्प्रिंग अपने सिकुड़ने लगता है, अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है। ऐसे शियर फोर्स ले लीजिए। शियर फोर्स का मतलब होता है कोई भी कंपोनेंट होगा उसके दोनों एंड सिरे पर, यानी एक इस सिरे पे और एक के सिरे पे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। एक लगाते हैं इस डायरेक्शन में फोर्स तो दूसरा लगाते हैं इस डायरेक्शन में फोर्स। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने से क्या होगा, इस फोर्स का इस कंपोनेंट का क्या होगा, मरोड़ होगा या ट्विस्ट हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, यह ट्विस्ट हो जाएगा, मुड़ जाएगा शियर फोर्स की वजह से। अब यदि आप लोग अपनी नोटबुक में लिखना चाहते हैं स्ट्रेस का डेफिनेशन, तो स्ट्रेस का डेफिनेशन होता है कि इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल। इसका मतलब क्या हुआ, जो जो स्ट्रेस है वह किसी भी मटेरियल का या किसी भी बॉडी का इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोधी बल है। क्या करता है, जो टू एक्सटर्नल फोर्स विदाउट ब्रेकिंग और यील्डिंग, यानी किसी भी जो बॉडी में इंटरनल फोर्स जो होता है उस बॉडी को ब्रेक होने से जो बचाता है, यानी उस बॉडी को ब्रेक होने से पहले तक उस बॉडी में जो इंटरनल फोर्स कार्य करता है उसी को क्या करते हैं, बोलते हैं स्ट्रेस बोलते हैं। आप जब उस पर लोड लगाते हैं उस लोड का वह विरोध करता है। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया या प्रतिबल इक्वल टू बल अपॉन क्षेत्रफल। और इसके यूनिट्स की बात करें तो स्ट्रेस का जो यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये कैसे होता है, क्योंकि फोर्स का जो यूनिट होता है वह न्यूटन होता है और एरिया या क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है वह मीटर स्क्वायर होता है। इसलिए प्रतिबल का जो यूनिट्स होगा, मात्रक जो होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट हमारा है, अब पढ़ेंगे स्ट्रेन को। तो स्ट्रेन क्या होता है, इसका जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन है वो है इट इज आल्सो नोन एज डिफॉर्मेशन स्ट्रेन, माने स्ट्रेन जो है उसको डिफॉर्मेशन स्ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। इसका क्या काम है, कैसे क्या रोल है इसका, तो इज द चेंज इन द डायमेंशन ऑफ ए बॉडी ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, यानी जब किसी भी बॉडी पर आप लोड लगाएंगे तो उसका जो डिफॉर्मेशन होगा, उसका जो विरूपण होगा या उसकी आकृति में जो चेंजेज होगा, परिवर्तन होगा, उसी को क्या बोला जाता है, विकृति बोला जाता है। जैसे मान लीजिए आप इसी कंपोनेंट को ले लीजिए, जब इस पे आप कंपोनेंट बी पर टेंसाइल फोर्स लगा रहे थे तो हो सकता है जब यह रबड़ होगा या स्प्रिंग ही होगा, जब आप इसको खींचेंगे तो इसमें थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आ जाए। यदि उस स्प्रिंग के रिक्वायरमेंट लोड जो होगा उस लोड से ज़्यादा लोड लगा देंगे तो स्प्रिंग वो क्या होता है, ढीला हो जाता है या लूज हो जाता है। तो यानी क्या हुआ, उस स्प्रिंग के प्रारंभिक स्थिति में और लास्ट लोड लगाने के बाद उसमें थोड़ा सा चेंजेज आ गया उसके आकार में, तो इसी जो चेंजेज हुआ इसी को बोला जाता है विकृति बोला जाता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है विकृति का, तो स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, यानी जब किसी भी वस्तु पर लोड लगाया गया तो उसमें जो चेंज आया उतना बटे वस्तु की प्रारंभिक डायमेंशन जो थी उतना, यानी दोनों का जो रेशियो होता है उसी को स्ट्रेन बोला जाता है। अब एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए आप कोई वस्तु लिए या कोई बॉडी लिए, उसका पहले जो लेंथ था वह कितना था, कैपिटल एल, और जो उसकी चौड़ाई थी वह क्या थी, कैपिटल वी। ठीक, यह हो गया इसका लेंथ और यह हो गया इसकी चौड़ाई। अब क्या हुआ, जैसे ही आप इस वस्तु पे कंप्रेसिबल फोर्स लगाते हैं या टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, तो मान लीजिए यदि आप कंप्रेसिबल फोर्स इस पे लगाएंगे तो इसकी क्या होगी, लेंथ थोड़ा घट जाएगी और इसकी चौड़ाई थोड़ा बढ़ जाएगी। आप कंप्रेसिबल फोर्स लगाएंगे तो, और टेंसाइल फोर्स लगाएंगे खींचेंगे तो लंबाई में वृद्धि होगी और चौड़ाई में कमी होगी। तो इस तरह से इसकी जो लेंथ में कमी हो गई वह डेल्टा यल हो गई और चौड़ाई में जो वृद्धि हो गया वह डेल्टा बी हो गया। तो इस तरह से जो डेल्टा बी अपान कैपिटल बी जो होगा इसी को क्या बोला जाता है, स्ट्रेन बोला जाता है। और जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा वो होगा डेल्टा यल अपान कैपिटल यल। तो इस तरह से थे हमारे जो स्ट्रेन होते हैं। स्ट्रेन भी दो प्रकार का होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है और लैटरल स्ट्रेन होता है। जो
लंबाई में वृद्धि होगा या लंबाई में कमी होगा उसे बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और जो चौड़ाई में कमी या वृद्धि होगा उसे क्या बोलेंगे, लैटरल स्ट्रेन बोलेंगे। अब अगला हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी क्या होता है। तो इलास्टिसिटी को डिफाइन करें तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स आर रिमूव्ड। यानी लचीलता क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी भी बॉडी पर जब आप कोई फोर्स लगाते हैं तो यदि उस फोर्स को लगाने के बाद जब आप फोर्स हटा ले रहे हैं तो आप वस्तु पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोला जाता है। उस कंपोनेंट में या उस बॉडी में इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, यानी इलास्टिसिटी का गुण है। जैसे मान लीजिए आप रबड़ ले लेते हैं, रबड़ को जैसे आप ऐसे अंगुली में डालकर फैलाते हैं तो क्या होता है, रबड़ तनता है, लेकिन जैसे ही आप उसे छोड़ देते हैं वो रबड़ फिर क्या होता है, अपने प्रारंभिक अवस्था में आता है। स्प्रिंग को जैसे आप खींचते हैं तो वह खिंचाव बल उसमें उत्पन्न होता है और वह क्या होता है, फैल जाता है, और जैसे स्प्रिंग को छोड़ते हैं अपने पूर्वावस्था में आ जाता है। तो क्या होता है, इलास्टिसिटी के गुण को फॉलो कर रहा है। लेकिन कब तक फॉलो करेगा, जब तक उसका जो रिक्वायरमेंट होगा, जो एक स्टैंडर्ड लोड होगा, उस लोड के अंदर लोड लगेगा तभी तक। अगर उससे ज्यादा लोड लगेगा तो क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा स्प्रिंग भी। अब हम आगे पढ़ेंगे प्लास्टिसिटी क्या। प्लास्टिसिटी इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बीइंग इजिली शेप्ड आर मोल्डेड अंडर लोड एंड नेवर रीगेन इट्स नॉन रिवर्सिबल। यानी प्लास्टिकता क्या होता है, जैसे मान लीजिए इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बीइंग इलास्टिसिटी शेप्ड आर मोल्ड अंडर लोड एंड नेवर रीगेन इट्स रिवर्सिबल। जैसे मान लीजिए किसी भी कंपोनेंट पर जब आप लोड लगा रहे हैं तो वह कंपोनेंट क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है, यानी अपने जो पूर्वावस्था में आना चाहिए पूर्वावस्था में नहीं आ पा रहा है, यानी फेल्ड हो जा रहा है। जो उसका शेप है, एक्चुअल शेप, मान लीजिए यह शेप इसका था प्रारंभिक, जब इस पर लोड लगाया गया, कंप्रेस किया गया तो इसका लोड इतना हो गया, और जैसे ही इस लोड को आप हटा देते हैं उसके बाद भी यह बॉडी अपने पूर्व अवस्था में नहीं आ पाती है, तो आप क्या बोलेंगे, इस वस्तु में प्लास्टिसिटी का गुण है, यानी क्या बोलते हैं, यह अपनी पूर्वावस्था को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है पुनः, तो इसे क्या बोलते हैं, फेल्ड स्प्रिंग का एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी क्या होता है, तन्यता। तो द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू हैव इट्स शेप चेंज्ड विदाउट लूजिंग स्ट्रेंथ और ब्रेकिंग। जैसे मान लीजिए आप किसी वस्तु पर लोड लगाए और उसका शेप चेंज हो जा रहा है तन्यता के रूप में, यानी उसके लेंथ के रूप में बढ़ रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, बिना ब्रेकिंग हुए, वो भी बिना टूटे हुए, बिना फेल हुए, तो यानी उस वस्तु में डक्टिलिटी का गुण है, तन्यता का गुण है। जैसे मान लीजिए जो अब तक फ्रेंड्स जो है ना, सबसे अधिक डक्टिलिटी यदि मटेरियल की बात करें तो सबसे अधिक डक्टाइल मटेरियल जो होता है वह गोल्ड होता है, सोना होता है, क्योंकि कहा गया है सोना का जो 1 ग्राम वजन जो होता है इसको 1 किलोमीटर वायर्स के रूप में चेंज किया जा सकता है। यानी 1 ग्राम सोना कितना हल्का होता है, कितना कम होगा, और इसको 1 किलोमीटर लंबाई के रूप में खींच करके तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये होता है सोना का प्रॉपर्टी, और ये होता है डक्टिलिटी, यानी सोने के अंदर सबसे अधिक डक्टाइल गुण जो होता है। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप इसे जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा इस वीडियो को। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहते हैं, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।